एक सिंपल सा सवाल है। हम सब रोज इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं, लेकिन आज तक हमने किसी भी ऐप को यूज़ करने के लिए पैसे नहीं दिए। फिर ये कंपनी अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? 2024 में मेटा ने 160 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू जनरेट किया है। तो ये पैसा आया कहाँ से? जब आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले स्टेप होता है परमिशन देना। कॉन्टैक्ट, माइक्रोफोन, स्टोरेज, लोकेशन। आप बिना सोचे समझे अलाउ दबा देते, क्योंकि बिना परमिशन के कोई भी ऐप सही से वर्क नहीं करेगा। जब आपने एक बार एक्सेस दे दी तो सिर्फ ये एक टाइम का एक्सेस नहीं होता, ये बहुत ही लंबे समय का एक्सेस होता है। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। जितना डेटा आप नोइंगली देते हो, उससे कई ज़्यादा डेटा आप अननोइंगली शेयर कर देते हो। इंटरनेट में आपके एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए सबसे बेसिक सिस्टम होता है कुकीज़। जब आप यूट्यूब में कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हो और फिर अगर आप कोई दूसरे सोशल मीडिया ऐप में जाते हो, तो वही ऐड आपको वहाँ भी देखने को मिलता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कुकीज़ का काम है। इस एक छोटा सा कोड है जो आपके ब्राउज़र में सेव हो जाता है और आपके एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते रहते हैं। ये सिर्फ एक वेबसाइट तक लिमिटेड नहीं रहता है। थर्ड पार्टी कुकीज़ आपको मल्टीपल वेबसाइट पर ट्रैक करते रहते हैं, चाहे आप उससे डायरेक्टली यूज़ करो या इनडायरेक्टली। लेकिन ट्रैकिंग यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। फेसबुक पिक्सल नाम की एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो असल में एक इनविजिबल ट्रैकिंग टूल है। ये एक 1 बाय 1 पिक्सल का होता है जो आपको दिखता नहीं है। लेकिन अगर कोई वेबसाइट ये यूज़ कर रहा है तो फेसबुक को रियल टाइम में यह पता चल जाएगा कि आप कौन सा वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो, क्या आपने कार्ट में ऐड किए हो और क्या बाय किए हो। ये डेटा कंटिन्यूसली कलेक्ट होते रहता है बिना किसी इंडिकेशन के। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि कुकीज़ डिलीट करके या इनकॉग्निटो मोड यूज़ करके आप सेफ हो जाओगे, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। आज के टाइम में ब्राउज़र फिंगरप्रिंट नाम के मेथड यूज़ होता है, जिससे आपका डिवाइस ही एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाता है। स्क्रीन साइज, फॉन्ट, बैटरी लेवल, सीपीयू यूसेज, टाइम जोन, ये सब का डेटा कलेक्ट करके आपको ट्रैक किया जा सकता है। मतलब ये है कि इवन विथआउट कुकीज़ ट्रैकिंग पॉसिबल है। अब सवाल ये है, क्या ये सब आपकी परमिशन से हो रहा है? टेक्निकली हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। जब भी कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हो, आपको एक लॉन्ग टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस इतने लंबे होते हैं कि इसको पढ़ने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। रियलिटी ये है कि ऑलमोस्ट सभी लोग इसे बिना पढ़े आई एग्री दबा देते हैं और उस क्लिक के साथ आप अलाउ कर देते हैं कि आपका डेटा कलेक्ट हो, एनालाइज हो और एड्स के लिए यूज़ किया जाए। इस प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाने के लिए कंपनीज एक टेक्निक यूज़ करती है जिसे डार्क पैटर्न कहा जाता है। ऐप का डिज़ाइन इंटेंशनली ऐसा क्रिएट किया जाता है कि यूज़र ऑटोमेटिकली आई एक्सेप्ट पे क्लिक करे। ब्राइट कलर, लार्ज बटन, सिंपल लैंग्वेज, सब कुछ इंटेंशनली इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आप इजली आई एग्री दबा दें। अगर आप मैनुअली इस सेटिंग को चेंज करना चाहो तो यूजुअली वो हिडन होता है या मल्टीपल स्टेप्स के अंदर होता है। कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डेलिब्रेट डिज़ाइन स्ट्रेटेजी है। 2021 में देखने को मिला, व्हाट्सएप ने जब अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की और यूज़र को चॉइस दी, या न्यू प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करो या ऐप को यूज़ करना बंद कर दो। इंडिया में इस डिसीजन का स्ट्रॉन्ग बैकलैश हुआ। बहुत सारे यूज़र ने ऑल्टरनेट ऐप जैसे टेलीग्राम और सिग्नल को डाउनलोड किया। बाद में रेगुलेटरी बॉडीज ने इस इशू को एग्जामिन किया और अपने प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस किया। डेटा मिसयूज का सबसे बड़ा एग्जांपल कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल था। 2014 में एक सिंपल क्विज ऐप के थ्रू 27 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट किया गया। लेकिन उस वक्त के फेसबुक सिस्टम के लूप होल के कारण यूजर के फ्रेंड का डेटा भी एक्सेस हो गया। लेकिन टोटल मिला के लगभग 5 करोड़ यूजर का डेटा एक फ्रेम के पास चले गया। डेटा का यूज़ पॉलिटिकल कैंपेन के लिए यूज़ किया गया, जहां यूज़र को साइकोलॉजिकल और बिहेवियर के अकॉर्डिंग टारगेट एड्स दिखाए गए। इस इंसिडेंट ने दुनिया को यह रियलाइज करा दिया कि डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पावर है। अब अगर इंडिया की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट बन चुका है। बिलियन इंटरनेट यूज़र होने का मतलब है एक मैसिव डिजिटल इकोसिस्टम। इस वजह से मेटा जैसी कंपनी इंडिया से मैसिव एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जनरेट करती है। बिजनेस मॉडल सिंपल है, आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है, एल्गोरिथम उसे एनालाइज करता है, एडवर्टाइजर को टारगेट ऑडियंस मिलती है, कंपनी उस डेटा के एक्सेस के लिए पैसा देती है। आप डायरेक्ट पैसा नहीं देते, लेकिन सिस्टम आपके अराउंड ही बिल्ड होता है।
इस कॉन्टेक्स्ट में डेटा कंट्रोल का इशू इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर यूज़र का डेटा कंट्री के अंदर सेव हो तो लीगल एक्सेस ईजी हो जाता है, सिक्योरिटी बेटर हो जाता है और लोकल इकोसिस्टम को भी इससे बेनिफिट मिलता है। इस डायरेक्शन में इंडिया ने डिजिटल पर्सनलाइजेशन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया है, जिसका एम है डेटा को बेटर रेगुलेट करना। इंडिया ने अपनी सोशल मीडिया इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की, लेकिन चैलेंजेस क्लियर हैं। यूजर बिहेवियर चेंज करना इजी नहीं होता और ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट compete करना और भी डिफिकल्ट है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं, ये इकोसिस्टम का इशू है। अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बल्कि सवाल ये है कि आप इस सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना आइडिया सजेस्ट कर सकते हैं।